नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, शादी ये किसी भी समाज का एक बहुत ही बुनियादी हिस्सा होती है, राइट? लेकिन जब हम इस्लाम की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं रह जाती, बल्कि ये एक बहुत ही गहरा कानूनी और आध्यात्मिक कॉन्ट्रैक्ट है। आज हम इसी इस्लामी वैवाहिक न्यायशास्त्र की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे ये सख्त धार्मिक नियम दुनिया भर की अलग-अलग संस्कृतियों के साथ मिलकर कितनी खूबसूरत और दिलचस्प परंपराओं का रूप ले लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे विवाह के मार्ग की, फिर सगाई और क्षेत्रीय रीति रिवाज, उसके बाद अनिवार्य मेहर, फिर निकाह और वली, और आखिर में दावत और विदाई। ये है हमारा आज का पूरा रोड मैप। अब अगर हम इस पूरी प्रक्रिया की एक बड़ी तस्वीर देखें एक टाइमलाइन के रूप में, तो ये कुछ इस तरह दिखती है। फेज 1 है खितबा यानी मंगनी, फिर आता है फेज 2 निकाह, फेज 3 है वलीमा यानी दावत, और फेज 4 है ज़िफ़ाफ़। तो बेसिकली ये टाइमलाइन शादी की शुरुआत से लेकर आखिरी जश्न तक का एक बहुत ही शानदार नक्शा है। तो चलिए हमारे पहले चरण से शुरुआत करते हैं, विवाह का मार्ग। आप तो जानते ही हैं कि इस्लाम में जल्दी शादी करने को बहुत बढ़ावा दिया जाता है ताकि एक मजबूत समाज बन सके, और विवाह पूर्व शारीरिक संबंधों की एकदम सख्त मनाही है। अब अगर आप मॉडर्न वेस्टर्न डेटिंग को इस्लामिक मैचमेकिंग से कंपेयर करें तो फर्क बिल्कुल साफ है। जहां वेस्टर्न डेटिंग अक्सर बस पल भर के आकर्षण पर टिकी होती है, वहीं इस्लामिक अप्रोच में फोकस होता है लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी पर। यह पूरी तरह से एक पारिवारिक मामला है जहां परिवार वाले ये सुनिश्चित करते हैं कि जोड़ा जीवन भर साथ निभा सके। लेकिन समय बदल रहा है ना, और यहीं एंट्री होती है हलाल डेटिंग की। अब ये कोई ब्लाइंड स्वाइपिंग वाला ऐप कल्चर नहीं है, बल्कि ये अरेंज्ड मैरिज का एक बड़ा ही दिलचस्प मॉडर्न विकल्प है। इसमें संभावित जोड़े मिलते तो हैं, लेकिन हमेशा पब्लिक प्लेस में और एक चैपरॉन यानी परिवार के किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी में। मतलब कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं, प्राइवेट लालच से बचाव भी हो गया, और साथ ही दोनों को एक दूसरे की पर्सनैलिटी और माइंडसेट समझने का पूरा मौका भी मिल जाता है ना कमाल का बैलेंस। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, सगाई और क्षेत्रीय रीति रिवाज। यहीं से हमें असली कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इस औपचारिक मंगनी और जांच परख के चरण को खितबा कहते हैं। इसमें परिवार वाले एक दूसरे की वैल्यूज को परखते हैं और बातचीत की कड़ी निगरानी होती है। जैसा मैंने बताया, जोड़े एक दूसरे को छू नहीं सकते, लेकिन इसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल छूट दी गई है। जो महिलाएं निकाब पहनती हैं, उन्हें खास तौर पर इस बात की इजाज़त होती है कि वो अपना चेहरा दिखाएं ताकि होने वाला जीवन साथी उन्हें देख सके। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे एक ही धार्मिक नियम अलग-अलग जगहों पर बिल्कुल अलग तरीके से निभाया जाता है। अरब कल्चर्स में देखिए, वहाँ पारिवारिक रजामंदी और बड़े समारोहों पर ज़्यादा जोर होता है। वहीं अगर आप साउथ एशिया यानी हमारे यहाँ की बात करें तो ये दो परिवारों का एक सामाजिक गठबंधन बन जाता है, जहाँ खूब सारे तोहफों और गहनों का लेन देन होता है। और साउथ ईस्ट एशिया में वहाँ तो पूरा का पूरा समुदाय ही इस जश्न में शामिल हो जाता है। सेम रिलीजन, लेकिन सेलिब्रेशन के तरीके बिल्कुल अलग। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, अनिवार्य मेहर। ये इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का एक बहुत ही अहम लीगल हिस्सा है। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि मेहर और दहेज में जमीन आसमान का फर्क है। दहेज आमतौर पर दूल्हे के परिवार को जाता है, राइट? लेकिन मेहर दूल्हे की तरफ से सीधे दुल्हन को दिया जाने वाला एक अनिवार्य यानी कंपलसरी गिफ्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ दुल्हन की प्रॉपर्टी है। इस पर किसी और का कोई हक नहीं। आगे बढ़ने से पहले ये मेहर तय करना एकदम मैंडेटरी होता है। और ये कोई आज का बनाया नियम नहीं है। इस कानूनी और आर्थिक जिम्मेदारी की जड़ें सीधे कुरान में मिलती हैं। कुरान के चैप्टर 4 वर्स 4 में एकदम साफ लिखा है, और स्त्रियों को उनके मेहर खुशी से अदा करो। मतलब ये कोई एहसान नहीं है जो आप कर रहे हैं, बल्कि ये एक फ़र्ज़ है जिसे बहुत ही सम्मान और खुशी के साथ पूरा किया जाना चाहिए। और अब हम आते हैं सेक्शन 4 पर, निकाह और वली। मेहर तय होने के बाद यही वो मेन इवेंट है जहां जोड़ा कानूनी रूप से पति पत्नी बनता है। इस शादी के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए एक बहुत ही खास इंसान की ज़रूरत होती है, जिसे वली कहते हैं। वली दरअसल दुल्हन का इस्लामी कानूनी अभिभावक या गार्डियन होता है, जो ज़्यादातर मामलों में उसके पिता होते हैं। दुल्हन की तरफ से शादी की आधिकारिक सहमति देने का काम वली का ही होता है। आप कह सकते हैं कि इस लीगल रोल के बिना मैरिज कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर ही नहीं हो सकता। अब निकाह की प्रक्रिया को देखिए, ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चलती है। स्टेप 1,
वली दुल्हन से उसकी रजामंदी मांगते हैं। स्टेप 2, फिर वली दूल्हे से कमिटमेंट लेते हैं। स्टेप 3, इसके बाद आता है वो मशहूर 3 बार कबूल है कहने वाला पल। और आखिर में स्टेप 4, निकाहनामे यानी मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करना। इस तरह एक मौखिक आज़ामंदी एक पक्के कानूनी दस्तावेज में बदल जाती है। और इस पूरे सेरेमनी का जो सबसे ड्रामेटिक और पावरफुल पल होता है वो है कबूल है, यानी मैं स्वीकार करता हूं कहना। जब इसे लगातार 3 बार दोहराया जाता है तो बस समझ लीजिए निकाह का मौखिक चरण सील हो गया। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक जिंदगी भर का कमिटमेंट है। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, दावत और विदाई। अब समय है जश्न मनाने का। निकाहनामे पर साइन होते ही माहौल एकदम आध्यात्मिक हो जाता है। पूरा समुदाय नए जोड़े को अपनी दुआओं से घेर लेता है। इसमें खुतबा शामिल होता है, जो बेसिकली ज़रूरतों पर दिया जाने वाला एक उपदेश है। फिर नए जोड़े के लिए दुआ मांगी जाती है और कुरान की पहली सूरा फातिहा पढ़ी जाती है ताकि इस नए रिश्ते पर ऊपर वाले का आशीर्वाद बना रहे। इसके बाद होता है वलीमा। ये दूल्हे के परिवार की तरफ से दी जाने वाली एक शानदार दावत है। अब देखिए, वलीमा सिर्फ अच्छा खाना खाने खिलाने के लिए नहीं है, इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिक भी है। ये समाज में एक पब्लिक अनाउंसमेंट है कि भाई अब इन दोनों की शादी हो चुकी है, ताकि आगे चलकर कम्युनिटी में इस नए जोड़े के स्टेटस को लेकर कोई कंफ्यूजन या अफवाह ना रहे। और ये इस बात का बहुत ही शानदार उदाहरण है कि कैसे सख्त नियम और लोकल परंपराएं आपस में मिल जाती हैं। एक तरफ आपके पास मेहर और निकाह जैसी सख्त शरिया ज़रूरतें हैं, और दूसरी तरफ दुनिया भर के लोगों ने शादी की अंगूठी पहनना, भेंटा या पगड़ी बांधना या पब्लिक में केक काटना जैसी बाहरी चीजें भी अपना ली हैं। हालांकि कई स्कॉलर्स कहते हैं कि इनसे बचना चाहिए, लेकिन फिर भी ये परंपराएं कई जगह शादी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। इस पूरे सफ़र का आखिरी पड़ाव है विदाई। शरिया में इसे ज़िफ़ाफ़ कहते हैं, हमारे साउथ एशिया में इसे रुखसती कहा जाता है और अरब देशों में दुखूल या दुखला। आमतौर पर यह दावत के कुछ घंटों बाद ही हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस्लामिक कानून के हिसाब से विदाई के लिए महीनों या सालों का इंतज़ार भी किया जा सकता है। जी हाँ, मान लीजिए दूल्हे को मेहर के पैसे जुटाने में वक्त लग रहा है, तो शादी के बाद भी वे तब तक अलग रह सकते हैं जब तक मेहर पूरी तरह से अदा ना हो जाए। तो इन सब पर बात करने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आ रहा है, कैसे एक सिंगल धार्मिक फाउंडेशन दुनिया भर में जाकर इतनी खूबसूरत और अलग-अलग परंपराओं में बदल जाता है? सख्त इस्लामी न्यायशास्त्र और वाइब्रेंट क्षेत्रीय रिवाजों का ये मेल वाकई कमाल का है ना? सोचने वाली बात। उम्मीद है आज के इस एक्सप्लेनर से आपको काफ़ी कुछ नया जानने को मिला होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।